कि हमारा वांट ऑफ फैक्टर, तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था आपका एबनॉर्मल मोलर मास, ठीक है। हाँ, तो वांट ऑफ फैक्टर आपको बताएगा कि आपका जो भी सॉल्यूट है उसका कितना एसोसिएशन हुआ या फिर कितना डिसोसिएशन हुआ, ठीक है। हाँ, तो वांट ऑफ फैक्टर जिसको हम आपका किससे दिखाते हैं, आई से आपका रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आपको एक्सप्लेन करता है क्या, एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन या फिर एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन इन द सॉल्यूशन, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो आपके 100 मॉलिक्यूल्स हैं, तो 100 मॉलिक्यूल्स में से भैया कितने मॉलिक्यूल आपके एसोसिएट हो गए, या 100 मॉलिक्यूल में से कितने मॉलिक्यूल आपका क्या हो गए, डिसोसिएट हो गए, ठीक है। ध्यान देगा, पहले इसके भैया 3 फॉर्मूले हम पढ़ लेते हैं, 3 फॉर्मूले इसके आते हैं, ठीक है। तो एक बार आप भी देखना क्या 3 फॉर्मूले रहेंगे। तो पहला फॉर्मूला तो इसको आता है आई इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास डिवाइड बाई एब्जॉर्ब्ड या फिर आपका एबनॉर्मल मोलर मास, ठीक है। मानते हैं इस बात को आप, पहला फॉर्मूला आपका। और दूसरा फॉर्मूला आपका रहेगा इन टर्म्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, हाँ, आई इक्वल टू ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाई नॉर्मल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ध्यान रहेगा, मोलर मास में देखिए हमने ऊपर लिखा है नॉर्मल और नीचे लिखा है एबनॉर्मल या ऑब्जर्व्ड, जबकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हमने ऊपर क्या लिखा है, ऑब्जर्व्ड, और नीचे क्या लिखा है, नॉर्मल। तो दोनों उल्टे है नहीं है, क्यों, क्योंकि आपने रिलेशन पढ़ रखा है, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है किसके, मोल्स ऑफ सॉल्यूट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बेटा किसके, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट के, ठीक है। हाँ, तो अगर हम मोलर मास के टर्म में ऊपर लिख रहे हैं नॉर्मल डिवाइड बाई एबनॉर्मल, तो सेम हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के टर्म में क्या लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे आपका ऑब्जर्व्ड या एबनॉर्मल डिवाइड बाई नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक हो गया। हाँ, नॉर्मल मोलर मास क्या हो गया, जो आप फॉर्मूले से निकाल रहे हैं, एबनॉर्मल क्या हो गया, जो आपको एक्चुअली में मिल रहा है, ठीक है। ध्यान देगा, और एक और तीसरा फॉर्मूला आपका होता है आई का, देखना ये हम कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, आफ्टर डिसोसिएशन या फिर आफ्टर आपका एसोसिएशन, और डिवाइड बाई नंबर ऑफ moles of solute before dissociation and association, ठीक है बेटा। हाँ, तो आप सिंपल से ये फॉर्मूले से अप्लाई कर सकते हैं। देखिए जैसे मैं आपको समझाऊँ कैसे। हाँ, अगर मान लो मेरा NaCl मैंने लिया, तो NaCl आप ही बताइए, NaCl सॉल्यूशन में जाने के बाद किस में टूटेगा, Na प्लस और Cl माइनस में, टूटेगा नहीं। और जैसे ये टूटा Na प्लस और Cl माइनस में, आपने पहले कितने मोल लिए हैं NaCl के, एक, कुछ नहीं दिख रहा है तो एक मानेंगे, तो 1 मोल Na का मिल रहा है, 1 मोल Cl का मिल रहा है, तो टोटल कितने मोल्स मिल रहे हैं, 2। तो आई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन के बाद कितने मोल्स हो गए, 2, डिवाइड बाई स्टार्टिंग में कितने मोल्स लिए थे, 1, तो 2/1 कितना हो गया, 2 हो गया। हाँ, नेक्स्ट जैसे मैंने लिया है MgCl2, तो MgCl2 बेटा किस में टूटेगा, MgCl2 का आपने 1 मोल ले रखे हैं, तो MgCl2 टूट गया आपका Mg+2 प्लस आपका 2Cl नेगेटिव में, टूटेगा नहीं, जितना प्लस बनेगा उतना ही आपका माइनस बनता है। तो स्टार्टिंग में कितने मोल थे, 1, टूटने के बाद देखिए भैया 1 मोल है Mg+2 का, 2 मोल है Cl नेगेटिव के, तो ओवरऑल कितने मोल्स हो गए, 2। और आई की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, कितने मोल्स मिल गए टूटने के बाद, 3, डिवाइड बाई स्टार्टिंग में कितने मोल्स थे, 1, तो 3/1 कितना हो गया बेटा, 3, ठीक है। ऐसे ही आप बाकी सबके भी निकाल सकते हैं, कितने में टूटा डिवाइड बाई कितने मोल्स लिए थे। लेकिन ये आई की वैल्यू तब वैलिड रहेगी जब आपका 100% डिसोसिएशन हो गया है, यानी आपने जितना सॉल्यूट ले रखा है वो सब का सब टूट गया, तब ये आई की वैल्यू आपकी वैलिड रहेगी, ठीक हो गया। दूसरा, इन केस ऑफ एसोसिएशन क्या रहेगा, जैसे मान लो आपने, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो आपने ए के लिए 2 मोल्स, और सॉल्यूशन में जाने के बाद वो आपके डायमर बन गए, दोनों मोल्स आपस में मिल गए, तो अब आई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आफ्टर एसोसिएशन कितने मोल्स हो गए, 1, बिफोर एसोसिएशन कितने मोल थे, 2, तो 1/2 कितना हो गया, 0.5, ठीक है। ये आपके CBSE में प्रीवियस ईयर पूछ रखा है कि अगर आपने कोई सॉल्यूट लिया और सॉल्यूशन में जाने के बाद वो ट्राइमर बन गया, ट्राइमर का मतलब क्या हो गया, उसके 3 मॉलिक्यूल आपस में मिल गए, आपने लिए तो थे 3 मोल्स, लेकिन सॉल्यूशन में जाने के बाद बेटा वो कितने मोल्स हो गए, 1 मोल्स। तो अब आई की वैल्यू क्या हो गई, कितने मोल्स हो गए, कितने हो गए, 1, डिवाइड बाई कितने लिए थे, 3, तो 1/3, तो 1/3 सॉल्व करेंगे लगभग आपका 0.33 के समथिंग जाएगा, ठीक है। एक टेट्रामर वाला आपका CBSE में आ रखा है, अगर आपका मॉलिक्यूल या आपका सॉल्यूट सॉल्यूशन में जाने के बाद टेट्रामराइज करता है, तो वहाँ पर वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू क्या रहेगी, तो आई इक्वल टू कितने मॉलिक्यूल मिल गए, मिलने के बाद कितने मोल्स हो गए, 1, डिवाइड बाई स्टार्टिंग में कितने लिए थे, 4, तो 4/1 कितना हो जाएगा, 0.25,
होगा नहीं होगा? हाँ बिल्कुल होगा। तो आप लोग देख पा रहे हैं अगर आपका डिसोसिएशन हो रहा है तो आपको वैल्यू हमेशा एक से ज़्यादा ही मिल रही है। ऊपर देखिए हमने 3 एग्जाम्पल पढ़े थे, वैल्यू हमेशा एक से ज़्यादा मिल रही है, हमें मिल रही है नहीं? हाँ, यहाँ पर आप पॉइंट देख सकते हैं कि जहाँ पर आपका डिसोसिएशन होगा वहाँ पर मॉन्टा फैक्टर की वैल्यू हमेशा एक से ज़्यादा रहती है। ठीक है। दूसरा, अगर आपका एसोसिएशन होगा तो वहाँ पर मॉन्टा फैक्टर की वैल्यू हमेशा क्या रहती है? एक से कम रहती है। या आप इसको नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में भी लिख सकते हैं और आप इनको इनके मोलर मास के टर्म में भी समझ सकते हैं कि एसोसिएशन में क्या होता है कि जो आपका ऑब्जर्व मोलर मास होता है वो हमेशा ज़्यादा होता है, किसके मुकाबले? नॉर्मल के मुकाबले। और डिसोसिएशन में क्या होता है बेटा? आपका डिसोसिएशन में जो भी आपका ऑब्जर्व मोलर मास होता है वो आपका कम होता है, किसके मुकाबले? नॉर्मल के मुकाबले। ठीक है। और ना कहीं डिसोसिएशन हो रहा है ना कहीं एसोसिएशन हो रहा है। जैसे अगर मैंने ग्लूकोज लिया तो ग्लूकोज को सॉल्यूशन में जाने के बाद ना तो आपका टूटेगा ना तो आपका जुड़ेगा। तो ग्लूकोज का अगर आपने 1 मोल ले रखा है तो ये सॉल्यूशन में जाने के बाद भी 1 मोल ही है। आपने यूरिया का 1 मोल ले रखा है तो ये सॉल्यूशन में जाने के बाद भी 1 मोल ही है। तो पहले भी कितने थे? 1, अभी भी कितने हैं? 1। तो यहाँ पर मॉन्टा फैक्टर की वैल्यू क्या आएगी? 1। तो अगर मॉन्टा फैक्टर की 1 आ रही है तो ना तो आपका सॉल्यूट क्या होगा? डिसोसिएट, ना तो आपका क्या होगा बेटा? एसोसिएट। ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं आप लोगों को? तो अब भैया जो हमने 4 फॉर्मूले आपने पढ़े थे, ये 4 फॉर्मूले आप लोग देख पा रहे होंगे। पहला लोअरिंग का, दूसरा एलिवेशन का, तीसरा डिप्रेशन का, चौथा ऑस्मोटिक प्रेशर का। क्या वही फॉर्मूले रहेंगे या कुछ चेंज करना पड़ेगा? अब इन फॉर्मूले में अगर आप देख पा रहे हैं तो आप देखिए सारे फॉर्मूले वही है, बस आप लोग आई फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है। आप लोगों ने क्या पढ़ा था? पहला फॉर्मूला पी नॉट माइनस पी एस डिवाइड बाई पी नॉट, जिसको हम डेल्टा पी बोलते हैं ऊपर आपका, इक्वल टू जाई बी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब आई से मल्टीप्लाई करेंगे। डेल्टा टी बी इक्वल टू क्या होता है? के बी इंटू एम। तो ये तो पुराना फॉर्मूला था, लेकिन अगर मान लो आपका सॉल्यूट डिसोसिएट या एसोसिएट हो गया तो क्या यही अप्लाई करेंगे? नहीं, आई से मल्टीप्लाई करेंगे। तीसरा, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम था, तो क्या ये फॉर्मूला पढ़ेंगे? नहीं, आई से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आई की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो डिसोसिएट होगा, 1 से कम है तो एसोसिएट होगा। ना डिसोसिएट हो रहा है ना एसोसिएट हो रहा है तो वहाँ पर 1 रहेगी, और 1 रहेगी तो वही पुराना फॉर्मूला आपका बन गया। ठीक है। लेकिन अगर आपका डिसोसिएट या एसोसिएट हो रहा है तो आप लोग यहाँ से एक्चुअल मास निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा। और पाई की वैल्यू आपका ICRT। तो अब आप लोग ध्यान रखना, आपको यही 4 फॉर्मूले अप्लाई करने हैं। इन 4 फॉर्मूले में अगर आपका सॉल्यूट ना डिसोसिएट ना एसोसिएट हो रहा है तो आई की वैल्यू क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। और अगर आपका सॉल्यूट डिसोसिएट या एसोसिएट हो रहा है तो फिर आई की वैल्यू से बेटा सॉल्व करेंगे। ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? ठीक है। हाँ देखिए आपको एक टेबल भी दिखाता हूँ। देखिए NaCl की वैल्यू लिख रखी है यहाँ पर, NaCl, KCl, MgSO4, K2SO4। तो जब आपका सॉल्यूट कंप्लीट डिसोसिएशन हो गया तो अभी मैंने आपको समझाया था कैसे NaCl के 2 मोल्स मिल रहे थे, तो आई की वैल्यू कैसे निकाल लेते? 2/1 कितनी आएगी? 2। KCl के भी मिल रहे हैं 2 मोल्स मिल रहे हैं, तो 2 डिवाइड बाई 1 कितना होगा? 2। MgSO4 बेटा किस में टूटेगा? Mg प्लस 2, ये देखिए प्लस SO4 2 नेगेटिव में, तो यहाँ पर भी इसके कितने मोल्स हो गए? 2 हुए नहीं हुए? तो 2/1 कितना आएगा? 2। K2SO4 बेटा किस में टूटेगा? K2SO4 टूटेगा आपका 2K प्लस SO4 2 नेगेटिव में, तो यहाँ पर कितने मोल्स हो गए बेटा? आपका 3। और लिए कितने थे? 1, तो 3/1 कितना हो गया? 3। लेकिन कब? जब कंप्लीट डिसोसिएशन होगा, ध्यान रखना। ठीक है। अगर कंप्लीट नहीं है तो वैल्यू ऑफ आई आपका डिपेंड करती है कंसंट्रेशन पर। आप लोग देख पा रहे होंगे डिफरेंट वैल्यू आती है जो हम लोग जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हम निकालते भी हैं पहले आपका आई की वैल्यू। ठीक है बेटा, ध्यान रहेगी इतना आप लोगों को। चलिए बेटे, लास्ट रिलेशन फिर आपका आता है वेंट ऑफ फैक्टर एंड एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन इन एन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। और ये 2 रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपके आगे एग्जाम में आते भी हैं। ठीक है। चलिए तो पहले आप देखना, बस फॉर्मूले इसमें ध्यान रखना है। इसका डेरिवेशन वाला पार्ट तो खैर आप लोग समझ सकते हैं, लेकिन लास्ट में आपको फॉर्मूला ही काम रखना है। तो पहला डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। हाँ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब क्या हो गया? मान लो आपने 100 मॉलिक्यूल्स ले रखे हैं, मान लो आपने कितने मॉलिक्यूल ले रखे हैं? 100 मॉलिक्यूल्स, और 100 में से आपका 90% ही डिसोसिएट करे तो वहाँ पर आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना आएगा? 90%। ठीक है, ध्यान रहेगा। हाँ, या फिर वहाँ पर आपका 95% मॉलिक्यूल डिसोसिएट कर गए तो वहाँ पर आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना आएगा? 95%। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को किससे दिखाते हैं? अल्फा से दिखाते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को बेटा किससे दिखाते हैं? अल्फा से दिखाते हैं। ठीक है। हाँ, तो अल्फा और आई में वॉन्ट ऑफ फैक्टर में क्या आपका रिलेशन होता है? तो आप ध्यान रखना, अल्फा और आई में जो आपका रिलेशन होता है इन टर्म्स ऑफ डिसोसिएशन वो आपका होता है अल्फा इक्वल टू I-1/n-1। ये आपका बेटा सिंपल सा रिलेशन रहता है, ध्यान रखना। अल्फा इक्वल टू I-1 अपॉन में आप देख भी पा रहे होंगे m-1 या फिर आपका n-1। आई क्या हो गया? आई आपका हो गया वॉन्ट ऑफ फैक्टर, और n आपका बेटा n क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन।
ठीक है। डिसोसिएशन के बाद आपको कितने मोल्स मिले, जैसे अगर मैं बोलूँ आपका NaCl अगर 100% डिसोसिएट हो गया है तो NaCl के लिए आपका N की वैल्यू कितनी रहेगी 2। ठीक है, मैंने MgCl2 लिया तो MgCl2 टूटने के बाद कितने मोल्स में टूट जाता है, Mg+2 और 2Cl नेगेटिव, तो यहाँ पर N की वैल्यू क्या रहेगी 3। मान लो AlCl3 मैंने लिया तो AlCl3 आपका टूटने के बाद कितने मोल्स देता है, Al+3+3Cl नेगेटिव, तो 3 और 1 कितने मोल्स मिले 4, तो N की वैल्यू कितनी रहेगी 4। ठीक हो गया। तो ये आपका रिलेशन रहेगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड वॉन्ट ऑफ फैक्टर। ठीक है बेटा। नेक्स्ट आपका रहेगा डिग्री ऑफ एसोसिएशन, डिग्री ऑफ बेटा एसोसिएशन और किसके बीच में, वॉन्ट ऑफ फैक्टर आई के बीच में। तो यहाँ पर भी रिलेशन लगभग वैसा ही है, अल्फा इक्वल टू बेटा यहाँ पर आपका रहेगा I-1/1/n-1। ठीक है, क्या रहेगा, अल्फा इक्वल टू I-1/1/n-1। आई क्या हो गया, आई आपका हो गया वॉन्ट ऑफ फैक्टर, और एन क्या हो गया, एन इक्वल टू आपका हो गया कि कितने मॉलिक्यूल्स आपकी कंबाइन कर रहे हैं। जैसे अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आपका बन रहा है डाइमर, तो डाइमर में कितने मॉलिक्यूल्स कंबाइन कर रहे हैं 2, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। अगर आपसे बोलता है ट्राइमर बन रहा है तो एन की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी 3। अगर आपसे बोल रहा है टेट्रामर बनता है तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। ठीक है, ध्यान रहेगा। हाँ ठीक है। हाँ, और लास्ट में फॉर्मूला आप लोग देख पा रहे होंगे, आई के मैंने आपको 3 फॉर्मूले बताए थे और 3 फॉर्मूले यहाँ पर लिखे भी हैं। देखिए, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के टर्म में, नॉर्मल मोलर मास के टर्म में, और डिसोसिएशन और एसोसिएशन के टर्म में। तो ये 3 फॉर्मूला आपके रहेंगे, ध्यान रखना। अगर आई की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है तो डिसोसिएशन, 1 से कम होती है तो एसोसिएशन। अगर आई की वैल्यू 1 है तो ना डिसोसिएट होगा ना बेटा आपका एसोसिएट होगा। तो आई थिंक तो ये आप सब टर्म कर लेंगे। ठीक है। और लास्ट एक फॉर्मूला आपको जो आता है वो आपका आता है एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। ये आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी फॉर्मूला काम आएगा, ध्यान रखना। एक NCERT का न्यूमेरिकल इससे बनता है। तो इसका आपका फॉर्मूला रहता है बेटा ओवरऑल आपका KA इक्वल टू C∝² C∝²(1 - एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। जब भी कोई एसिड डिसोसिएट होगा तो इक्विलिब्रियम वाले पार्ट में हमने पढ़ भी रखा है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को वहाँ किससे दिखाते हैं, K से। तो K की वैल्यू रहती है C∝²(1 - ठीक है बेटा। जहाँ पर C का हो गया, C हो गया बेटा कंसंट्रेशन, और अल्फा आपका क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या होता है बेटा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ध्यान रहेगा। हाँ, तो ये फॉर्मूले से भी आप ओरल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज के टर्म में आपने सीखा वॉन्ट ऑफ फैक्टर क्या होता है, वॉन्ट ऑफ फैक्टर आई और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा में क्या रिलेशन है, वॉन्ट ऑफ फैक्टर आई और डिग्री ऑफ एसोसिएशन में क्या रिलेशन है, और लास्ट आपका एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट और अल्फा में क्या रिलेशन है। ठीक है बेटा। हाँ, तो इसी के साथ आपका फर्स्ट चैप्टर की जो थ्योरी है वो आपका हम कंप्लीट करते हैं। देन इसके बाद एक मैं आप लोगों के लिए फॉर्मूला शीट लेके आऊँगा जिसमें सारे फॉर्मूले हम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद अगर कुछ क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे तो क्वेश्चन ट्राई करने का सॉल्व करेंगे, वरना हम आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की तरफ मूव करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओके, बाय बाय।